हे गाइस, वेलकम टू साहिल शर्मा जॉब्स नोटिफिकेशंस। और आप सभी को पता होगा मेरी जो प्रीवियस वीडियो थी वहाँ पर हमने की है मेन टॉपिक, जिसमें फर्टिलाइजेशन हमने कवर कर लिया है। फर्टिलाइजेशन हमने ह्यूमन में भी कवर किया और सी अर्चिन में भी कवर किया है। बट जो फर्टिलाइजेशन के नेक्स्ट टॉपिक होते हैं, जैसे आपकी क्लीवेज होगी, ब्लास्टोलेशन होगी, गेस्टोलेशन होगी, वो हम ओनली मैमल्स की ही डिस्कस करेंगे। आप सभी को पता होगा हर एक ऑर्गेनिज्म में अलग अलग टाइप की क्लीवेज होती है, अलग अलग टाइप की आपकी प्रोसेस होती हैं, ब्लास्टुलेशन वगैरह। बट हम फोकस करेंगे ओनली मैमल्स पर ही, ठीक है। बाकी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है तो हम ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, क्योंकि इसमें आपका कन्फ्यूजन होगा, ठीक है। तो हम सिंपल हम मैमल्स में पढ़ेंगे और थोड़ी बहुत आपको याद कर लेने कि कौन सी क्लीवेज किस ऑर्गेनिज्म में होती है, ठीक है। रोटेशन किस में होती है, मेरिडोनल किस में होती है, ये वगैरह आपको मैं शायद कल की वीडियो में बता दूंगा आपको। आज तो चलो छोड़ो, कल मैं आपको बता दूंगा कि आपको थोड़ा सा रट लेना है कि आप कौन से क्लीवेज किस में होती है, कैसी कैसी होती है, ठीक है। बट डिटेल हम पढ़ेंगे मैमल्स की ही। तो मैमल्स में हम सबसे पहले देखते हैं क्लीवेज होती क्या है। Mammalian eggs are amongst the smallest in the animal kingdom, making them difficult to manipulate experimentally. आप सभी को बताओ कि वैसे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि मैमेलियन की हम प्रोसेस को देखें, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि ये एक तो पहली बात है इंटरनल हो रही है, ऊपर से ये इतने छोटे माइन्यूट है, माइक्रोस्कोपिक है, देखना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। फिर भी रिसर्च चली हुई है, तो जितना भी अभी तक गिलबर्ट के बुक में लिखा है 2016 तक, तो अब बाकी हम कवर कर लेंगे, ठीक है। काफ़ी एडवांस है इसमें। तो सबसे पहले जैसे मान लीजिए, जैसे स्पर्म और एक्स का फ्यूजन हुआ। स्पर्म्स क्या थे आपके, हैप्लॉइड थे, यानी 23 क्रोमोसोम थे। और आपके फीमेल सेकेंडरी oocytes में ही मायोसिस में स्टॉप हो चुकी थी, मेटाफेस में, तो वो भी उसके पास भी 23 क्रोमोसोम है, वो भी हैप्लॉइड है। अब जैसे ही इन दोनों की फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, आप सभी को पता होगा जाइगोट बनेगा। और जाइगोट क्या होता है, डिप्लॉइड होता है, क्योंकि उसके पास कितने होते हैं, 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम होंगे, यानी उसके पास 46 क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। 23 कहाँ से आए हैं, स्पर्म से, और 23 एग से। तो 46 क्रोमोसोम होते हैं जाइगोट में। अब जाइगोट करता है डिवीजन, जिसको हम बोलते हैं क्लीवेज। माइटोसिस की तरह लगती है, बट माइटोसिस होती नहीं है, इधर इधर क्लीवेज होती है, ओके। क्लीवेज में अनन्यूक्लियर डिवीजन होता है, और इसमें जो डिवीजन है वो रैपिडली होता है, वह काफ़ी फास्ट डिवीजन होता है, और ग्रोथ फेज इसमें देखने को नहीं मिलती है, जी टू फेज इसमें देखने को नहीं मिलता है, G1 G2। अब हम बात करते हैं कि फर्स्ट क्लीवेज कैसे होती है वगैरह वगैरह हम देखेंगे। ये थोड़ा सा एम्पुला वगैरह बताया है, ये आप सभी को पता होगा एम्पुला वगैरह क्या होते हैं, कहाँ फर्टिलाइजेशन होती है। इस डायग्राम के माध्यम से आप देख सकते हो, ये एम्पुला रीजन में फर्टिलाइजेशन होती है, देन 2 सेल स्टेज आएगी, 4 सेल, 8 सेल, 16 सेल, और ब्लास्टोला वगैरह बनेगा। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर क्लीवेज इन द मैमेलियन एग आर द अमंगस्ट एंड द स्लोएस्ट प्रोसेस। पहली बात है, ये बहुत स्लो प्रोसेस है, टेकिंग प्लेस 12 to 44 आवर्स। तो ये भी लिख सकते हो आप, कहीं लिख रहे हो तो 12 से 24 घंटे लगते हैं एनिमल में क्लीवेज होने को। कितना टाइम लगता है, 12 से 24 घंटे, तो 12 से 24 घंटे। सिलिया इन दी ओविडक्ट पुश दी एम्ब्रियो टुवर्ड द यूट्रस। जो ओविडक्ट में सिलिया लगे होते हैं वो पुश करते हैं, वो पुशिंग में हेल्प करते हैं एम्ब्रियो को टुवर्ड्स uterus, and the first cleavage occur along this journey in addition to the slowest of the cell division। जैसे ही हमारा एम्ब्रियो जो मूव करेगा कहाँ तक, यूट्रस तक, तो वो जर्नी जो है, यहाँ पर आपको जर्नी दिख रही है, आप यहाँ से यहाँ पर देखो, यहाँ से, ठीक है, ये नीचे तक जितनी भी जर्नी जा रही है ना, ये जर्नी है। तो इस जर्नी में पहली डिवीजन हो जाती है। कौन सी डिवीजन होती है, पहली डिवीजन, यानी डिवीजन स्टार्ट हो जाती है इस जर्नी में ही। तो यहाँ पर देखो आप, in addition to the slowest of the cell division, several other features distinguish the mammalian cleavage. In many, but not the mammalian embryo, सभी में मैक्सिमम जो एम्ब्रियो होते हैं मैमल्स के केस में, उसमें जो फर्स्ट क्लीवेज होती है वो होती है मैरिडोनल डिवीजन। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। द फर्स्ट क्लीवेज इज नॉर्मल मैरिडोनल क्लीवेज। मैरिडोनल क्लीवेज कैसी होती है, एक डायग्राम इधर होगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। हाँ, ये यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पे एक आप एकाइनोडर्म का या एम्फीबियन का एक आप एम्ब्रियो देख रहे हो, और एक मैमल्स का देख रहे हो। तो जहाँ पर देखो क्लास 1 प्लेन में लिखा है, ऊपर से नीचे ऐसे, ठीक है। जैसे ऊपर से नीचे का आपको कट लग रहा है, इसको बोलते हैं हम मैरिडोनल क्लीवेज। सिंपल क्लीवेज है ये, ठीक है। सिंपल क्लीवेज ऊपर से नीचे एक सेल के 2 सेल बन जाएंगे, ठीक है। तो पहली क्लीवेज कैसी होती है, मैरिडोनल होती है। बट इन द सेकंड क्लीवेज वन ऑफ द 2 ब्लास्टोमेर। अब देखो, पहली क्लीवेज हुई तो 2 ब्लास्टोमेर बनेंगे, लेफ्ट राइट।
अब इन लेफ्ट राइट में भी कोई एक जो सेल होगा वो मेरिडोनल ही क्लीवेज करेगा और अदर वाला क्या करेगा, इक्वेटोरियल करेगा। ठीक है, तो जब ऐसे क्लीवेज हो जाते हैं इसको बोलते हैं रोटेशनल क्लीवेज। तो क्वेश्चन आता है लगातार कि ह्यूमन क्लीवेज कैसी है, तो ह्यूमन क्लीवेज आपकी रोटेशनल क्लीवेज है। बट आगे पूछ लिया कि फर्स्ट क्लीवेज कैसी है, तो फर्स्ट क्लीवेज नॉर्मल मेरिडोनल ही होती है। बट सेकंड क्लीवेज है जिसमें आपका 4 सेल स्टेज बनेंगे, वो आपकी रोटेशनल होती है। रोटेशन कैसे हो रही, यहाँ पर आप देखो, पहले देखो क्लीवेज 1, देखो आप क्लीवेज प्लान 1, इसमें ऊपर के नीचे ऐसे आपका यहाँ पर काटा आपको दिख रहा है। ठीक है, साथ में आप यहाँ पर देख सकते हो क्लीवेज 2A और क्लीवेज 2B। 2A तो आपको 1 जैसी दिख रही है, ऊपर से नीचे कोई, ऊपर से नीचे होगी तो सिंपल आपकी मेरिडोनल होगी। बट क्लीवेज प्लान 2B देखो, ट्रांसवर्स ऐसे, मतलब आप कैसे हॉरिजॉन्टल लग रहा है, हॉरिजॉन्टल आपकी लग रही है, यानी इक्वेटोरियल हो रही है, बीच में से कट रहा है, तो इसको बोलते हैं हम इक्वेटोरियल। तो जब एक ब्लास्टोमीर आपका मेरिडोनल क्लीवेज करे और दूसरा ब्लास्टोमीर आपकी इक्वेटोरियल क्लीवेज करे, उसको हम बोलते हैं रोटेशनल क्लीवेज। तो रोटेशनल क्लीवेज हमारे केस में होती है। अनदर मेजर डिफरेंस बिटवीन मैमेलियन क्लीवेज एंड अदर मोस्ट एम्ब्रियो इज मार्क्ड असिंक्रोनी ऑफ द अर्ली डिविजन्स। ओके, अब ये आपके ज़्यादा डीप मैप को जाने की जरूरत नहीं है, सिंपल बातें लिखी हुई है। अब furthermore, the mammalian genome, unlike the genome of the rapidly developing animals, is activated during to the early cleavage, and zygotic transcript proteins are necessary for cleavage and development. Maternally encoded proteins can persist through the most cleavage stage and play an important role into the early development. In the mouse and goat, the activation of the zygotic या nuclear gene begins in the late zygote and continues through the 2-cell stage. तो ये भी याद रखना, जो जाइगोटिक जीन की एक्टिवेशन होती है वो माइस के केस में, चूहे के केस में 2 सेल स्टेज पर ही एक्टिवेशन हो जाती है जाइगोटिक जीन की। जाइगोट बना है, अब जाइगोटिक जीन जो है उनका एक्सप्रेशन 2 सेल स्टेज में ही हो जाता है। बट इन केस ऑफ ह्यूमन, जाइगोटिक जीन का एक्टिवेशन या एक्सप्रेशन 8 सेल स्टेज में होता जाके, कितनी लेट जाके हो रहा है। ठीक है, ये भी याद रखना। ओके, in order for the zygotic gene to be activated, the paternal chromatin undergo many changes and new histones are placed into DNA during to the early cell divisions. But in the case of imprinting genes, आपने एक फिनोमेना पढ़ा हुआ है imprinting। imprinting में होता क्या है, कुछ ऐसे जीन्स होते हैं, ठीक है, वो मदर के लिए या फादर के लिए अलग होते हैं। ठीक है, यानी मदर से कोई ऐसे जीन आए हुए हैं, अगर उनको हम म्यूटेट कर देंगे तो कोई ना कोई डिजीज़ हो जाएगी। बट अगर हम फादर वाले को म्यूटेट करेंगे तो कोई डिजीज़ नहीं होगी, या वाइस वर्सा आप ले सकते हो। तो कोई ना कोई वो इन्फॉर्मेशन लेके आए होते हैं, तो उनको बोलते हैं हम इम्प्रिंटिंग जीन्स। अब इम्प्रिंटिंग जीन्स की डीएनए मिथाइलेशन नहीं होती है, बाकी जितने भी डीएनए पहले से प्रेजेंट होंगे सभी की मिथाइलेशन हो जाएगी, उनकी जितनी मिथाइलेशन है वो सारी रिमूव कर दी जाएगी। बट इम्प्रिंटिंग जीन्स की मिथाइलेशन रिमूव नहीं की जाती है। ओके, ये भी याद रखना, थोड़ी सी बात है, ज़्यादा डीप में आपको जानने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको क्लीवेज दिख रही है, फर्स्ट क्लीवेज देखो मेरिडोनल हुआ, बीच में से कट लगा, दूसरी क्लीवेज आपकी रोटेशनल हुई, और तीसरी क्लीवेज जिसमें आपके पास थर्ड क्लीवेज में कितने स्टेज हो जाएगी आपकी, पहली में 2 बने, दूसरी में 4, तीसरी में 8, और फोर्थ क्लीवेज में आपके 16। तो यहाँ पे 16 सेल स्टेज आएगी, तब क्या होगा, तब एक प्रोसेस होगी जिसको हम बोलते हैं कंपैक्शन। अब आप सोच रहे हो व्हाट इज द कंपैक्शन। कंपैक्शन एक फिनोमेना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको पढ़ने के लिए। वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल इवेंट ऑफ द मैमेलियन क्लीवेज इज कंपैक्शन। माउस ब्लास्टोमेरस थ्रू 8 सेल स्टेज फॉर्म ए लूज अरेंजमेंट and follow into the third cleavage. Okay. However, the blastomere undergo the spectacular change in the fiber and cell adhesion proteins such as E-cadherin becomes expressed. And blastomeres gradually huddle together and form to compact ball of cells. देखो, फर्स्ट आपकी क्लीवेज हुई 2 सेल बने, दूसरी क्लीवेज हुई 4 सेल स्टेज बने, और जब तीसरी क्लीवेज हो जाएगी तो 8 सेल स्टेज बन जाएगी। अब 8 सेल स्टेज में आपके सेल्स होंगे वो लूजली क्या हो जाएंगे, आपस में अरेंज होंगे। जब ये लूजली आपस में अरेंज होंगे तो यहाँ पर क्या होगा, इन सेल्स के एडिशन में एक ई कैड्रिन एक्सप्रेस होती है। अब बट इज ई कैड्रिन, ई कैड्रिन क्या करेगी, ई कैड्रिन इन ब्लास्टोमेरेस को इकट्ठा करने की हेल्प करेगी, हडल करने के काम करेगी। हडल मत होता है इकट्ठे हो जाना, तो सारे ये इकट्ठे हो जाएंगे और कंपैक्ट स्ट्रक्चर बना लेंगे। दिस टाइटली पैक्ड स्ट्रक्चर अरेंजमेंट इज स्टेबलाइज्ड बाय द टाइट जंक्शंस and forming between the outside the cell wall and sealing off the inside the sphere. The cell within the sphere form the gap junction. इनके अंदर गैप जंक्शन होता है जिसमें मटेरियल आपस में आसपास हो सके। The cell of the compacted cell 8 divides to produce the 16 cell stage called as morula. अब देखो,
आपके मोरोला की प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट हो चुकी थी? 8 सेल स्टेज में ही। 8 सेल स्टेज में ई कैड्रिन आया, ई कैड्रिन ने लूजली अरेंज सेल्स को इकट्ठा करने का काम किया। जैसे ही 8 सेल स्टेज में कॉम्पैक्शन जो है स्टार्ट हो चुकी है, वो डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड होकर क्या बना जाएगा? 16 सेल स्टेज में आएगा। और 16 सेल स्टेज होती है मोरुला, जो हाईली टाइटली पैक्ड होती है, ये भी याद रखना। अब मोस्ट ऑफ द डिसेंडेंट ऑफ द एक्स्ट्रा सेलुलर बिकम्स ट्रोफोब्लास्ट। अब मोरुला के जो बाहर वाली लेयर होगी, अब मोरुला क्या करेगा? वो भी आगे डिवाइड करेगा, तो मोरुला की जो बाहर वाली लेयर बनाएगा मोरुला आगे जाके, तो वो बनाएगा ट्रोफोब्लास्ट। याद रखना, मोरुला की बाहर वाली लेयर को हम क्या बोलते हैं? ट्रोफोब्लास्ट। और जो अंदर सेल रह जाएंगे, जो एक तरफ इकट्ठा होते जाएंगे, इकट्ठे होते जाएंगे, उसको हम बोलते हैं इनर सेल मास। क्या बोलते हैं? इनर सेल मास। द इनर सेल मास विच गिव राइज टू द एम्ब्रियो। अब जो ट्रोफोब्लास्ट है वो आगे जाके क्या करेगा? तो ट्रोफोब्लास्ट आगे जाके प्लेसेंटा बनाएगा, कोरियोन बनाएगा, योक सैक बनाएगा, और जो इनर सेल मास है वो आगे जाके एम्ब्रियो को बनाएगा, पूरा होल ऑर्गेनिज्म बनाएगा इनर सेल मास। अगर हम बात करें 2 सेल स्टेज की या 8 सेल स्टेज की, तो हमारा जो एम्ब्रियो है, हमारा जो जो भी हाँ एम्ब्रियो है, वो टोटिपोटेंट है। ठीक है, यहाँ पर आप लिखा भी होगा, यहाँ पर देखो पूरा पैरा पढ़ लेते हैं हम। इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट द क्रूशियल आउटकम ऑफ दिस फर्स्ट डिवीजन इन द जनरेशन ऑफ सेल्स दैट अटैच द एम्ब्रियो टू द यूट्रस। दस द फॉर्मेशन ऑफ ट्रोफोएक्टोडर्म बोल देते हैं, ट्रोफोब्लास्ट को हम ट्रोफोएक्टोडर्म भी बोल देते हैं, इन द फर्स्ट डिप्रेसेशन इवेंट इन द मेम्ब्रेन डेवलपमेंट। The earliest blastomere, such as each blastomere of second cell stage, can both trophoblast and inner cell mass. These very earlier cells said to be totipotent. The inner cell mass is said to be pluripotent, and that is each of the ICM generates any cell type of the body, but no longer able to form the trophoblast. Okay. इधर यहाँ पर सिंपली बोला गया है, मैंने आपको पढ़ाया है ये टोटिपोटेंट और प्लूरिपोटेंट है। इधर बोला जा रहा है कि 8 सेल स्टेज तक आपके जो सेल्स हैं उनके पास कैपेसिटी है कि वो बाहर वाली लेयर भी बना सकते हैं, यानी ट्रोफोब्लास्ट भी बना सकते हैं, और इनर वाली लेयर यानी इनर सेल मास भी बना सकते हैं। ऐसे सेल्स जो एक्स्ट्रा सेलुलर वाले लेयर भी बना सकता है और इनर सेल वाली लेयर भी बना सकते हैं, उनको बोलते हैं टोटिपोटेंट। जाइगोट भी एक टोटिपोटेंट का एग्जांपल है, और हमारा 8 सेल स्टेज भी एक टोटिपोटेंट का एग्जांपल है। बट जैसे ही मोरुला बन जाएगा, तो मोरुला क्या कर सकता है? बाहर वाली लेयर है वो कुछ और बनाएगी, अंदर वाली लेयर कुछ और बनाएगी। बाहर वाली लेयर बनाएगी ट्रोफोडर्म, और ट्रोफोएक्टोडर्म बोलते हैं, और ट्रोफोब्लास्ट हम बोलते हैं। तो ट्रोफोब्लास्ट क्या बनाएगा? ओनली प्लेसेंटा बनाएगा, या ओनली एक्स्ट्रा सेलुलर मेम्ब्रेन बनाएगा। एक्स्ट्रा सेलुलर मेम्ब्रेन होती है या एक्स्ट्रा एम्ब्रोनिक मेम्ब्रेन होती है, वो सिंपल होती है जो एक बेबी के बाहर होती हैं, जैसे एम्बिलिकल कोड हो गया, प्लेसेंटा हो गई, कोरियोन हो गया, योक सैक हो गया, ये सब कुछ बाहर बनता है। बट ये कभी भी एम्ब्रोनिक सेल नहीं बना सकता है, कभी भी ये बेबी को नहीं बना सकता है, जो हमारे शरीर में सेल्स हैं वो नहीं बनाएगा। बट जो इनर सेल मास होता है वो बनाएगा हमारे, वो प्लेसेंटा वगैरह नहीं बना सकता। तो आईसीएम क्या होगा? प्लूरिपोटेंट हो गया। अब यहाँ पर बहुत सारा डिबेट चली हुई है कि कौन से सेल्स जो हैं क्या बनेंगे। ठीक है, यानी जब मोरुला स्टेज है तो हमने कहा कि बाहर वाले सेल्स जो हैं वो क्या बनेंगे? ट्रोफोब्लास्ट बनेंगे। अंदर वाले सेल्स क्या बनेंगे? इनर सेल मास बनेंगे। तो कौन इंस्ट्रक्ट कर रहा है कि अंदर वाले सेल आईसीएम बनेंगे, यानी एम्ब्रोनिक स्टेम सेल्स बनेंगे, और बाहर वाले जो वो ट्रोफोब्लास्ट बनेंगे? तो कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कंट्रोल कर रहा है? तो कुछ जीन्स हैं, उन जीन्स के बारे में हम पढ़ेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले, prior to the blastocyst formations, each embryonic blastomeres express both the CDX2 and OCT4 transcription factors. अब जब तक ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन, ब्लास्टोसिस्ट नहीं बना हुआ है, अभी तक जाइगोट ही है, तब जितने भी ब्लास्टोमियर हैं, यानी 8 सेल स्टेज तक जितने भी ब्लास्टोमियर हैं, सभी के पास CDX2 एंड OCT4 ये दोनों ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होते हैं, and are appears to capable of forming the ICM और ट्रोफोब्लास्ट। और ऐसे सेल्स जिनके पास CDX2 भी है और OCT4 भी है, तो वो सेल ICM भी बना सकते हैं और ट्रोफोब्लास्ट भी बन सकते हैं। अभी तक तो बात चली है कि अभी तक कोई भी ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन नहीं हुई है। ओके, ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है? ब्लास्टुला नहीं बना है। ओके, however, once the decision to be becomes either the trophoblast or either the ICM is made, cell express the set of specific genes. The pluripotential of the ICM is maintained by 3 transcription factors. तो कौन से ऐसे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हैं जो प्लूरिपोटेंट आईसीएम को बनाने का काम करें, यानी इनर सेल बनाने का काम करें? तो वो 3 हैं।
एक है OCT4, एक है SOX2 और एक है NANOG, NANOG, NANOG। ये 3 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हमें चाहिए कि हमारा इनर सेल मास बने। अगर ये तीनों नहीं होंगे तो हमारी बाहर वाली लेयर बनेंगे। ओके, ओनली द ट्रोफोब्लास्ट। अब यहाँ पर डायग्राम के माध्यम से आपको समझाता हूँ। यहाँ पर देखो, एक आपको यहाँ पर डायग्राम दिख रहा है, सिंपल डायग्राम यहाँ पर बना हुआ है। यहाँ पर क्या होता है, आप डायग्राम बी को देखो, ए को आपको देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बी से मैं आपको समझा दूंगा। सिंपल बातें यहाँ पर कही जा रही है कि कैसे कौन सा सेल्स जो है वो इनर सेल्स बनाएगा और कौन सा सेल्स वो आउटर सेल्स बनाएगा। ओके, तो पहली आप साइड ले जाओ, तो पहली साइड आपको दिख रहा है हिप्पो। हिप्पो एक ऐसा चैनल होता है, एक ऐसा पाथवे होता है जिससे हम डिसीजन लेते हैं कि कौन सा सेल जो है इनर सेल मास बनेगा और कौन सा सेल जो है वो बाहर वाली लेयर बनेगी। मोरूला तक केस है, ठीक है। अब हिप्पो पाथवे में होता क्या है, द आउटर सेल लैक्स जो होते हैं वो द सेल्स दैट सराउंड इट बिकॉज इट्स आउटर सेल नॉट सेल सराउंड बाय दी सेल्स। सिंपल कहा जा रहा है कि ऐसे सेल्स जो, देखो ट्रोफोब्लास्ट लेयर है, ट्रोफोब्लास्ट लेयर के बाहर तो कोई लेयर है नहीं, इसके अंदर तो है इनर सेल मास है, बट ट्रोफोब्लास्ट बाहर वाली लेयर है, तो इसके बाहर कोई भी सेल्स नहीं है। अब कोई भी सेल्स नहीं है तो कोई सिग्नल देने वाला नहीं है, तो एक अननोन सिग्नल है जो हमें नहीं पता, अभी तक रिसेंट डिस्कवरी अभी तक नहीं हुई है कि कौन सा ऐसा सिग्नल है वो बाहर से आता है। तो कोई ना कोई बाहर से सिग्नल आ रहा है, वो ब्लॉक कर रहा है हिप्पो को। अब हिप्पो ब्लॉक हो जाएगा तो वो लेट्स एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है LATS, लेट्स, वो लेट्स को एक्टिवेट नहीं कर पाएगा। और अगर लेट्स आपका एक्टिवेट नहीं हो जाएगा तो एक प्रोटीन है जिसको बोलते हैं WAP बाय एक्टिवेट हो जाएगी, और ये टेड4 एक न्यूक्लियस के अंदर ट्रांसक्रिप्शन होता फैक्टर होता है, उसके साथ बाइंड कर जाता है। जब वैप और टेड4 आपस में बाइंड कर जाएंगे तो CDX4 निकलेगा। और मैंने आपको कहा है CDX4 क्या करता है। CDX2 का एक ही काम है कि ट्रोफोब्लास्ट लेयर बने। कौन सी लेयर बने? ट्रोफोब्लास्ट लेयर बने। अब यहाँ पर मैं दोबारा रिकॉल कर रहा हूँ, हिप्पो है, हिप्पो के पास कोई बाहर से सिग्नल आया, बट हमें नहीं पता वो कौन सा सिग्नल है, उसने हिप्पो को ब्लॉक कर दिया। हिप्पो ब्लॉक हो गया तो हमारा लेट्स जो है वो एक्टिवेट नहीं रहा, वो इनएक्टिवेट हो गया। लेट्स हमारा इनएक्टिवेट है तो YAP एक्टिवेट हो गया, क्योंकि YAP को इन्वर्ट करने वाला लेट्स इनएक्टिवेट बैठा हुआ है। तो वैप क्या करेगा, न्यूक्लियस में जाएगा और टेड4 एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, जीन है, उसके ऊपर बैठ जाएगा। और जैसे टेड4 और वैप आपस में इकट्ठे हो जाएंगे, ये CDX4 की सिंथेसिस करेगा, CDX2 की सिंथेसिस करेगा। CDX2 जो है एक ऐसा जीन है जो क्या कहता है कि ट्रोफोब्लास्ट सेल बनाओ। कौन से सेल्स बनाओ? ट्रोफोब्लास्ट सेल्स बनाओ। कैसे कहता है? CDX2 एक एमोस PX1 एंड हैंड1, इन दोनों को कहता है कि ये दोनों क्या हैं? ट्रोफोब्लास्ट स्पेसिफिक जीन है। CDX2 एमोस एंड PX1 एंड हैंड1 को कहेगा कि ट्रोफोब्लास्ट सेल बनाओ, यानी बाहर वाली लेयर बनाओ। ये तो हो गया भाई बाहर वाली लेयर कैसे बनती है। अब आप पूछोगे कि अंदर वाली लेयर कैसे बनती है। बाहर वाली तो लग गया पता कि इस सिग्नल से, इस पूरी सिग्नलिंग से बाहर वाली लेयर बनती है। अंदर वाली IMC यानी इनर सेल मास कैसे बनेगा? तो यहाँ पर देखो, अंदर बहुत सारा क्लस्टर होता है। तो ये सारा क्लस्टर जो है एक दूसरे को सिग्नल भेजता है, जिसके कारण हिप्पो हमारा एक्टिवेट हो जाएगा। हिप्पो एक्टिवेट हो जाएगा तो वो लेट्स को एक्टिवेट कर देगा। अगर एक बार लेट्स एक्टिवेट हो जाएगा तो वो YAP, लेट्स एक ऐसा प्रोटीन है जो क्या करेगा, वो प्रोटीएज का काम करता है, यानी फॉस्फोराइलेशन का काम करता है। काइनेज है, वो एक काइनेज होता है जो फॉस्फोराइलेशन करता है। अब हिप्पो हमारा एक्टिवेट हो जाएगा तो लेट्स क्या करेगा, YAP को फॉस्फोराइलेट करेगा और YAP की क्या जाएगी, डिग्रेडेशन हो जाएगी। अब YAP न्यूक्लियस में नहीं जा पा रहा है तो टेड हमारा 4 क्या करेगा, इनएक्टिवेट रहेगा, और टेड4 हमारा इनएक्टिवेट रहेगा, तो यहाँ पर कोई भी CDX2 नहीं बनेगा। तो डिफॉल्ट पाथवे से CDX2 नहीं बनेगा तो इधर क्या बनेगा, इधर OCT4 बनेगा, और OCT4 का काम है कि इनर सेल मास बने। ठीक है, दैट्स क्लियर। आई थिंक कहीं आपको डाउट नहीं है। अब यहां तक हमारी हुई कि ब्लास्टुला कैसे बना ब्लास्टुला, वो हमने देख लिया। थोड़ा सा हम ब्लास्टोसील्स के बारे में देख लेते हैं। बाहर वाली लेयर तो ट्रोफोब्लास्ट बन गई, अंदर वाला सेल मास बन गया। क्या बन गया? अंदर वाला सेल मास IMC बन गया, इनर सेल मास बन गया, और जिसको हम बोलते हैं एम्ब्रोनिक स्टेम सेल बन गए। बट ब्लास्टोसील नहीं बने अभी तक।
अब ब्लास्टोसील कैसे बनती है उसके बारे में देख लेते हैं। इनिशियली द मोरोला डज नॉट हैव एन इंटरनल कैविटी, मोरोला के अंदर कोई कैविटी नहीं होता, आपसे होता है कि हार्ड स्ट्रक्चर होता है। हाउएवर ड्यूरिंग द प्रोसेस कॉल्ड एज कैविटेशन, एक प्रोसेस आता है जिसको बोलते हैं कैविटेशन। कैविटेशन यानी ब्लास्टोला में कैविटी बनना, यानी मोरुला में कैविटी बनना। मोरुला में कैविटी बनेगी तो समझो ब्लास्टोला में कैविटी बनेगी। अब द ट्रोफोब्लास्ट सेल secrete the fluid into the morula to create the blastocell. The membrane of the trophoblast cells contain the sodium pump. अब जो ट्रोफोब्लास्ट है यानी जो मोरुला को सराउंड करने वाली बाहर वाली लेयर है, हमने कहा लेयरिंग बन चुकी है। अब ट्रोफोब्लास्ट क्या करेंगे, उनके ऊपर सोडियम पंप लगे होते हैं, वो बहुत ज़्यादा सोडियम करेंगे अंदर भेजेंगे। और एक चीज़ हमेशा याद रखना, जिस तरफ सोडियम मूव करता है उसी तरफ वाटर मूव करता है ड्यू टू द ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ये बहुत बड़ा फिनोमेना है, आपको डीप में जाने की जरूरत नहीं है। जिस तरफ सोडियम जाएगा उस तरफ वाटर जाएगा ही जाएगा, ये याद रखना, ठीक है। तो सोडियम अंदर गया तो वाटर भी अंदर जाएगा, और एक बार वाटर अंदर गया तो सब्सिक्वेंट एक्यूमुलेशन ऑफ द सोडियम ड्रॉन्स इनटू द वाटर ऑस्मोटिकली एंड क्रिएटिंग द enlarging the blastocell. And interestingly, this sodium pumping actively appears to stimulate the oviduct cells on which the embryo is traveling toward the uterus. As the blastocell expand, the inner cell mass become positioned on the one side of the ring of the trophoblast cells. अब पानी अंदर जाता जाएगा जाता जाएगा जाता जाएगा, तो जो अंदर सेल मास था, मैंने कहा अंदर इनर सेल मास है, वो इकट्ठा होता जाएगा एक तरफ, और दूसरी तरफ क्या बन जाएगा, पानी से भर जाएगा। तभी आप उसको बोलते हैं फ्लूइड, ब्लास्टोसील हम बोलते हैं। तो बाहर वाली लेयर ट्रोफोब्लास्ट बन गई, जो सेल इकट्ठे हो चुके हैं उनको इनर सेल मास बोल रहे हैं या एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल बोल रहे हैं। और जो अंदर एक सील बन गई, गैप बन गया जिसमें पानी भरा हुआ है, उस पानी को हम बोलते हैं ब्लास्टोसील। ओके, तो अभी तक ब्लास्टोला बन चुका है। अब ब्लास्टुला क्या करता है, ब्लास्टुला तो मूव करता रहता है ओविडक्ट में। अब ब्लास्टुला का काम है कि उसको इम्प्लांट होना है। कहाँ इम्प्लांट होना है, एंडोमेट्रियम में। व्हाट इज द एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम इज द यूट्राइन वॉल, ठीक है, यूट्रस की मेम्ब्रेन को हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं। अब कैसे इम्प्लांट होता है, while the embryo is moving toward the oviduct on a route of the uterus, the blastocysts expand within the zona pellucida. आप सभी को पता होगा जोना पेलोसुडा क्या चीज़ है। जोना पेलोसुडा एक ऐसी मेम्ब्रेन है, एक ऐसी लेयरिंग है जो एग के सराउंडिंग पहले से प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब एक ऐसी लेयर है जो हेल्प कर रही है कि ब्लास्टुला जो है वो मूव करता जाए किसमें, ओविडक्ट में, और उसकी इम्प्लांटिंग ना हो जाए ओविडक्ट में अंदर, ठीक है। ड्यूरिंग दिस टाइम जोना पेलोसुडा प्रिवेंट द ब्लास्टोसिस्ट फ्रॉम अडहरिंग टू द ओविडक्ट वॉल। दैट्स इंपॉर्टेंट लाइन, कि हमको ये नहीं करना है कि जो ब्लास्टोसिस्ट बना है उसको हम इम्प्लांट कर दे ओविडक्ट में ही। दैट्स द बिग डिसीजन, वो तो डेंजरस कंडीशन हो जाएगी कि हमारा ब्लास्टोसिस्ट है कि ओविडक्ट में ही अडर हो गया। हमको अडर करना है यूट्रस की लाइनिंग में, यानी हमको अडर करना है एंडोमेट्रियम में। अब प्रिवेंट कौन कर रहा है कि वो एडरिंग ना हो जाए, तो प्रिवेंशन का काम करता है जोना पेलोसुडा। जोना पेलोसुडा एक स्लीपरी सब्सटेंस है, वो करता है कि लगातार मूवमेंट होती रहे ब्लास्टोसिस्ट की जब तक वो उसकी एंडोमेट्रियम तक पहुंच नहीं जाता, और ये गलती से ये ऐड ना हो जाए, गलती से ये ओविडक्ट में ही ना चिपक जाए, अडर हो जाए, उसको भी प्रिवेंट करता है। मान लीजिए इन केस ऑफ एडरिंग सब्सटेंस जोना पेलोसुडा इज रिमूव्ड बिफोर एंटरिंग टू द एंडोमेट्रियम। मान लीजिए अब एंडोमेट्रियम में नहीं पहुंचा है और पहले ही जोना पेलोसुडा डिस्ट्रॉय हो गया किसी कारण, तो हमारी जो इम्प्लांटेशन है वो कहाँ हो जाएगी, ओविडक्ट के अंदर ही जाएगी। और ओविडक्ट के अंदर हमारी इम्प्लांटेशन में दिस टर्म इज नोन एज एक्टोपिक्टिक, ठीक है, एक्टोपिक। या एक्टोपिक नहीं बोलना तो आपको ट्यूबुलर प्रेगनेंसी हम बोलते हैं इसको, एक इंपॉर्टेंट टर्म है ट्यूबुलर प्रेगनेंसी या एक्टोपिक। तो एक ऐसी प्रेगनेंसी है जिसमें इम्प्लांटेशन हो चुकी है ओविडक्ट में ही, और जैसे जैसे वो ग्रोथ हो जाएगी तो उसकी ओविडक्ट फट जाएगी और मदर और बेबी दोनों की डेथ हो जाएगी। दैट्स अ डेंजरस डिजीज होती है। When the embryo reaches in the uterus, it must hatches from the zona of pellucida and attach to the uterine walls. यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर ए स्ट्रक्चर देखो, जैसे ही वो यूट्रस की मेम्ब्रेन तक पहुंचा हमारा ब्लास्टोसिस्ट है, उसने जोना पेलोसुडा जिसको कवर कर रही थी उसको वहाँ से फट गया, और वो सारा का सारा मटेरियल हमारा ब्लास्टोसिस्ट कहाँ से अटैच हो गया, हमारे एंडोमेट्रियम के साथ अटैच हो गया। तो जोना पेलोसुडा का क्या काम था, ओनली यही काम था कि उसको पहुँचाना था एग को एंडोमेट्रियम तक, इसका काम खत्म हो गया। अब ये क्या करेगा, इसको फाड़ेगा और हमारा सारा ब्लास्टोसिस्ट यानी एम्ब्रियो निकल जाएगा और अडर हो जाएगा एंडोमेट्रियम के साथ।
अब हाउ इट इज़ पॉसिबल, कैसे डर होता है, इसके बारे में देख लेते हैं। छोटा सा टॉपिक है, एक पैरा बचा, वो आज का टॉपिक खत्म हो गया, तो आराम से पढ़ लेना इसको, उसके बाद जाओ। The mouse blastocyst hatches from the zona pellucida by digesting the small holes in it. अब ये डाइजेस्ट क्या करता है, ये जोना पेलुसिडा को अंदर से ऐसा सब्सटेंस सिक्रेट करता है जो पोर क्रिएट कर देता है, और उस पोर के माध्यम से सारा का सारा मटेरियल बाहर निकल जाता है। तो वो कौन सा एक एंजाइम है, वो है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन एक एंजाइम है जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर ही रिस्पॉन्सिबल है, वो ट्रोफोब्लास्ट ही ट्रिप्सिन को सिक्रेट करती है, और जो उस जोना पेलुसिडा को डिग्रेड कर देती है, फाड़ देती है, और उधर में से हमारा सारा ब्लास्टोसिस्ट निकल जाता है। अब सारा का सारा ब्लास्टोसिस्ट निकल जाएगा, तो उसका अब काम रह जाता है कि उसको अडर करना है, किसके साथ अडर करना है, एंडोमेट्रियम के साथ अडर करना है। अब ऐसे तो अडर करेगा नहीं, तो अडरिंग करने से पहले एक आप सभी को पता होगा एस्ट्रोजन हार्मोन होता है और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है, वो हमारा रिलीज हो जाता है ओवरी के द्वारा। और जैसे ही हमारे एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ये निकले, इन दोनों का काम होता है कि इस ब्लास्टोसिस्ट को पकड़ना, यानी कैच करना। अब ये दोनों मेम्ब्रेन को इतना सक्षम बनाएंगे, किसकी मेम्ब्रेन को, यूट्रस की मेम्ब्रेन को, कि वो इस ब्लास्टोसिस्ट को कैच कर पाए। तो उनको कैच करने के लिए ये कुछ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को बनाने का काम करते हैं, जिसमें से याद रखना कुछ सुगर्स होते हैं, कुछ कोलाजन होते हैं, लैमिनिन होते हैं, फाइब्रोनेक्टिन होते हैं, कैड्रिन होते हैं, हाइलुरोनिक एसिड होता है, और हेपरिन सल्फेट के रिसेप्टर होते हैं। ये सारा जितना भी मटेरियल है ये हेल्प करता है कि एम्ब्रियो को, यानी ब्लास्टोसिस्ट को कैच किया जाए, पकड़ा जाए। जैसे ही एम्ब्रियो को कैच कर ली जाएगा, ब्लास्टोसिस्ट को कैच कर ली जाएगा, अब हमारी होगी बाइंडिंग। After the initial binding, several other adhesion system appears to coordinate their efforts to keep the blastocyst tightly bound. अब ऐसा तो नहीं कि हमको ढीला छोड़ देना है, ऐसे ही कैच किया बस, हमने कैच नहीं करना, हमको टाइटली बाउंड भी करना है। तो टाइटली बाउंड करने के लिए फर्दर ट्रोफोब्लास्ट के सेल्स जो हैं वो एक सेल एडहेसिव मॉलिक्यूल्स को बनाने का काम करते हैं। उनमें से बेस्ट एग्जांपल है इंटीग्रिन। इंटीग्रिन एक सेल एडहेसिव मॉलिक्यूल है। तो इंटीग्रिन की क्या करता है, इंटीग्रिन को उसके ब्लास्टोसिस्ट के ऊपर लगा देता है। अब जो इंटीग्रिन है वो क्या करता है, इंटीग्रिन जो है वो कोलेजन हो गया, फाइब्रोनेक्टिन हो गया, लैमिनिन हो गया, जितना कुछ बना हुआ था उन सभी के साथ अटैच हो जाता है, और वो टाइटली बाउंड हो जाता है। अब हमारा जो ब्लास्टोसिस्ट है वो टाइटली बाउंड हो चुका है विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रिन। अब क्या करेगा, पी कैड्रिन। अब पी कैड्रिन एक ऐसा सब्सटेंस है जो ट्रोफोब्लास्ट के द्वारा रिलीज किया जाता है। वो आल्सो हेल्प करता है कि अच्छे से बॉन्डिंग हो। तो बॉन्डिंग होने के लिए इंटीग्रिन ने हेल्प की, साथ में पी कैड्रिन जो मे बी अभी तक रिसर्च चली हुई है वो ट्रोफोब्लास्ट के द्वारा रिलीज की जाता है, और वो एंडोमेट्रियम के द्वारा रिलीज की जाता है, या दोनों के द्वारा रिलीज की जाता है, अभी तक वो पता नहीं चला है। ठीक है, तो यहाँ तक मुझे लगता है वो दोनों के द्वारा रिलीज की जाता है, पी कैड्रिन। अब पी कैड्रिन क्या करेगा, हेल्प करेगा कि दोनों क्या करे, आपस में जुड़ जाए। अब मान लीजिए दोनों आपस में जुड़ चुके हैं, जैसे इन दोनों को जुड़ चुके हैं, अब आप सभी को पता होगा, बचपन में पढ़ा, अब क्या होता है, अब वो धंसने का काम करता है। ब्लास्टोसिस्ट कोशिश करता है कि वो एंडोमेट्रियम को ही अंदर एंडोमेट्रियम को धक्का देके अंदर बैठ जाए, धस जाए। अब धसना है तो जितना भी मटेरियल पकड़ने वाला था उन सभी को रिमूव करना पड़ेगा, यानी कोलेजन वगैरह जो भी थे, कोलेजन हो गया, फाइब्रोनेक्टिन हो गया, लैमिनिन हो गया, हाइलुरोनिक एसिड होगा, इन सभी को रिमूव करना है। अब रिमूव करने का काम लेता है भाई हमारा WNT प्रोटीन। WNT प्रोटीन वो भी एंडोमेट्रियम के द्वारा रिलीज की जा सकती है और ट्रोफोब्लास्ट के द्वारा रिलीज की जा सकती है। इंस्ट्रक्ट करती है ट्रोफोब्लास्ट को टू सिक्रेट सच एज प्रोटीज। WNT खुद नहीं करेगी, WNT हेल्प करेगी कुछ ऐसे प्रोटीजेज को एक्टिवेट करने के लिए, जिनमें से एक है कोलाजिनेज, एक है स्ट्रोमामाइलिसिन, एक है प्लाज्मोनोजन एक्टिवेटर। ये क्या करेंगे, ये सारा जितना भी ECM था, यानी ECM क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है, इन सभी को रिमूव कर देगा। अब सारा एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स रिमूव हो जाएगा, तो अब पकड़ने वाला सारा सिस्टम गया, तो ये अंदर की तरफ धस जाएगा, और हमारा ब्लास्टोसिस्ट है वो अच्छे से अडर हो जाएगा यूट्राइन के वॉल में। तो यहाँ तक हमने किया है क्लीवेज, मोरुलेशन, ब्लास्टोलेशन एंड इम्प्लांटेशन। नाउ वी विल डिस्कस्ड टुमारो मैमेलियन गैस्ट्रोलेशन, कैसे गैस्ट्रोलेशन की प्रोसेस होती है, यानी how the germ layers are formed into the human beings, and all these videos are very important for your exam. I think CUTPG 2024, Himachal Pradesh University Shimla, Sardar Patel University Mandi, and Punjab University MSc Zoology entrance 2024. And my previous topic on immunology series already uploaded into the my channels. Please go on and watch this series. And also the last part of the I think 10th to the 11th video is the MCQ questions, multiple choice questions regarding immunology series. So also watch this video, and thank you and have a nice day.